Hello, ladies and gentlemen. You're watching the Barak discussion series with me, Avinash Paswan. Today, in this video, we will try to understand Section 162 of CRPC and Section 145 of Indian Evidence Act. Section 162 of CRPC talks about that any statement made by the witness at the time of examination by the police in the course of investigation shall not be signed. ठीक है, मतलब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उस दौरान विटनेस को बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है उस व्यक्ति का जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के साथ नोन है, वो जानता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, उस व्यक्ति को अगर बुला के एज अ विटनेस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है बाय द पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो पुलिस सेक्शन 162 में यह कहा गया है कि उस स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस ये नहीं कह सकती है विटनेस को कि आप साइन करिए, या फिर उस स्टेटमेंट का कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता है एक्सेप्ट फॉर एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और द ट्रायल इन द कोर्ट। ठीक है, आप समझिए इस बात को कि स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है, दैट स्टेटमेंट shall be inquired into or at the time of inquiry or the trial। ठीक है, उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं होना चाहिए। साइन नहीं, ये राइट है किसका, विटनेस का, कि वो साइन नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि देखा गया है ये कि पुलिस बोलती है कि आप यहां पे साइन कर दीजिए एंड जो विटनेस अनअवेयर है वो साइन कर भी देता है और फिर वही स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट, मतलब बाद में इंक्वायरी और ट्रायल में कभी कभी ऐसा होता है कि केस को वीक कर देता है या फिर अदरवाइज इफेक्ट लेके आ जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो देखिए, ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 में 162 के सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि आप साइन नहीं कराएंगे और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है कि एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल उसका इस्तेमाल किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? इफ द प्रोसिक्यूशन के केस में द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस इज ड्यूली प्रूव्ड, अगर वो प्रूव हो जाता है तो उस स्टेटमेंट को डिफेंस या फिर अपोजिट जो अक्यूज है वो उसको यूज कर सकता है टू कॉन्ट्रडिक्ट द विटनेस as per section 145 of the Indian Evidence Act, and that is why we are also going to discuss section 145 of the Indian Evidence Act in this particular video. Section 145 of the Indian Evidence Act talks about two things. It is titled as the cross examination of the written statement, मतलब जो कि स्टेटमेंट दिया गया है विटनेस के द्वारा, रिटन स्टेटमेंट, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? पहले तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जो विटनेस उसको बुलाया जाता है प्रोसिक्यूशन द्वारा और उसको असर्ट करवाया जाता है जो आपने कहा था, एंड वो असर्ट कर देता है। उसके बाद डिफेंस लॉयर को यह मौका दिया जाता है टू क्रॉस एग्जामिन, और क्रॉस एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सबसे पहली बात, क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर यह है कि विटनेस से पूछा जाएगा कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया था, और पूछने से पहले उसको वो कॉपी, जो कि रिटन कॉपी है जो उसने लिखवाया हुआ था अपना स्टेटमेंट, वो नहीं दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप बताइए आपने क्या कहा था। विटनेस बोलता है कि मैंने ये कहा था। अगर वहां पे चीजें मैच नहीं होती हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, इजंट इट? तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद डिफेंस लॉयर इसका फायदा उठाएगा और बोलेगा कि आपने जो कहा वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है जो आपने लिखवाया था, और इसीलिए जब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए विटनेस को दिखाना पड़ता है कि ये देखिए, तब उसको दिखाया जाता है कि ये आपने लिखवाया था। ठीक है, और इस तरीके से डिफेंस का जो केस हो जाता है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये था 145। अब दोबारा हम आ जाते हैं सेक्शन 162 पे। सेक्शन 162 के सबसेक्शन 1 में हमने देख लिया कि उसमें अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस का स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है तो उसको अक्यूज्ड यूज कर सकता है एज पर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट,
और उसके बाद फिर से प्रोवाइडेड है कि अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है वो, तो फिर से री एग्जामिनेशन, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, री एग्जामिनेशन करता है कौन? ऑफ कोर्स प्रोसिक्यूशन करेगा री एग्जामिनेशन विटनेस का। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 162 सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन कॉन्ट्रडिक्शन का एक एक्सप्लेनेशन भी है। मैं सबसेक्शन 2 से पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट बता देता हूं 162 सेक्शन का, कि उसमें एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे ओमिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, ठीक है, बाय द विटनेस एज पर द रिटन स्टेटमेंट। यानी रिटन स्टेटमेंट में उसने कुछ और बोला है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में बोल रहा है तो वो अलग बोल रहा है, तो ये ओमिशन हो गया और इसी ओमिशन को कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है, 162 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि ये जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 ऑफ 162 का जो प्रोविजन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 32 क्या है? सेक्शन 32 है डाइंग डिक्लेरेशन। यानी कोई भी व्यक्ति इज अबाउट टू डाई और लास्ट वो कोई स्टेटमेंट होता है, मतलब देता है, स्टेटमेंट देता है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 162 का सबसेक्शन 1। और सेम इज द केस, ये दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 27 विच टॉक्स अबाउट द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड either in the form of confession or otherwise in the custody of the police officer। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अक्यूज अगर कोई स्टेटमेंट बोलता है तो उस पर भी सेक्शन 162 एप्लीकेबल नहीं होता है। वैसे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस केस लॉज, राइट। तो ये था सेक्शन 162 एंड 145 को मैंने किस तरीके से मिला जुला के आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए सो दैट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड डे।